morphological and anatomical एविडेंस। सबसे पहले सवाल उठता है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम और तुम एक जैसे नजर आ रहे हैं बाहर से तो हमारा इतिहास एक जैसा होगा। हम लोग इंसान हैं। हम और बंदर भी एक जैसे नजर आ रहे हैं, मतलब हमारा भी इतिहास पुराना है। लेकिन कई बार हम और चीता एक जैसे नहीं नजर आ रहे हैं, बाहर से तो नहीं नजर आ रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन क्या पता था कि चीते के हाथ में जो हड्डी है, जैसे हमारे हाथ में यहाँ ह्यूमरस है, इसमें रेडियस अल्ना है, इसमें मेटाकार्पल्स है, इसमें कार्पल्स है, यही हड्डी सब चीता में भी था। तो बंदर हमारी जैसा मॉर्फोलॉजिकली दिखता था तो इतिहास हम लोग ढूंढ लिए, लेकिन चीता नहीं दिखेगा तो नहीं ढूंढेंगे। देखा कि चीता के हाथ में भी वही हड्डी है जो हमारे हाथ में है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी एंसेस्ट्री कॉमन है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज एक जैसे हैं। तो समझ रहे हैं आप, एक्सटर्नली किसी ऑर्गेनिज्म को देख के, इंटरनली किसी ऑर्गेनिज्म को देख के एंसेस्ट्री ढूंढिएगा कि नहीं ढूंढिएगा, कि नहीं ढूंढिएगा, अपना इतिहास खगोलीय खंगालिएगा या नहीं खंगालिएगा, बताइए। यस Yes, सर। sir. हाँ, इसी चीज को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। और इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है होमोलोगस स्ट्रक्चर। लेट मी टेल यू होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, आप चिंता ना करें। एग्जाम्पल देखिए, आप सबसे पहले हाथ देखिए, किसका हाथ देखिए, तो फोर लिम्ब ऑफ, अपना हाथ देखिए, ह्यूमन का देखिए, ठीक है। उसके बाद बैट का देखिए, उसके बाद चीता का देखिए, उसके बाद किसका देखिए, वेल का। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर बैट का हाथ, चीता का हाथ, सबके हाथ का फंक्शन क्या है सर। ये अगर मैं फंक्शन पूछूं तो आप कहिएगा सर इंसान के हाथ का कई फंक्शन है। इसको आप टेक्निकली कहिए मैनिपुलेशन, हम लोग छू के किसी चीज को पकड़ लेते हैं। बैट के हाथ का क्या फंक्शन हो सकता है, उड़ना। चीता के हाथ का क्या फंक्शन हो सकता है, रनिंग। वेल के हाथ का क्या फंक्शन हो सकता है, स्विमिंग। कहता है सर इन सब के हाथ का फंक्शन अलग अलग है या सेम है, बताइए तो। Different. डिफरेंट फंक्शन है। लेकिन क्या आपको पता है इन सब के हाथ की एनाटॉमी, इन सब की हाथों में, इन सब की हाथों की कहानी ये बयां करती है कि हम सब एक जैसे हैं। इन सब के हाथ में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और इवन उंगलियों तक के बोन एक जैसे पाए जाते हैं। तो कैसे कह सकते हो कि ये हमसे अलग हैं। कहता है बट हैव सेम, क्या ह्यूमरस, एक ही जैसा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स एंड कार्पल्स, उसके बाद मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, और फैलेंजेस भी पाए जाते हैं। तो कह रहा है इससे क्या साबित करना चाहते हो, तो इससे यही साबित करना चाहते हैं कि हम सब का हाथ जब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल और मेटाकार्पल से ही बना था तो हम सब अलग अलग कैसे हो गए। तो कहता है सर इस हाथ के लेवल पे हम सब एक जैसे हैं, लेकिन सर किसी का हाथ उड़ रहा है, किसी का हाथ तैर रहा है, किसी का हाथ रन कर रहा है, किसी का हाथ मैन्युपुलेट कर रहा है। सर हो सकता है हम ही लोगों में से कोई लोग पानी में चला गया होगा तो उसका हाथ तैरने लगा होगा, हैबिटेट बदला होगा। हो सकता है किसी को उड़ने की जरूरत पड़ी होगी तो उड़ा होगा, कोई चारों पैर पे चला होगा तो भागा होगा। मतलब सर ये चीज डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। डाइवर्जेंस नहीं है, सब एक दूसरे से दूर भागे हैं, बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये डाइवर्जेंट, बावजूद इसके कि आज हम सब अलग अलग नजर आ रहे हैं, डाइवर्स नजर आ रहे हैं, हम एक जगह पे यूनिफाइड हैं। हमारी एंसेस्ट्री कॉमन है या नहीं है, बोलिए तो।
Yes, sir. तो क्या कहता है कि इनका होमोलोगस स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? हैव सिमिलर structure but have similar structure but due to different adaptation, अलग अलग जगहों पे रहने की वजह से, but due to different adaptations have different function, अलग अलग फंक्शन है। कहता है चलो सर बात मान लिए, आगे कहता है ठीक है, क्या बताता है होमोलोगाई? तो एनसीईआरटी कहता है कि सर होमोलोगाई बताता है, होमोलोगस ऑर्गन बताते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब का हाथ एक जैसा है। होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट्स 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 कॉमन एंसेस्ट्री, ये कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है। आगे और क्या बताता है? तो होमोलोगस ऑर्गन जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बताता है। सब एक दूसरे जैसे, एक ही जैसे थे लेकिन आज अलग अलग नजर आ रहे हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सबका मतलब? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, इसका दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। इसका दूसरा एग्जाम्पल बहुत फेमस है, ये तो पहला इसका एग्जाम्पल हुआ फर्स्ट। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। एक काम कीजिए, आप किसका एग्जाम्पल देखिए, थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ ककरबीटा। देखिए ककरबीटा प्लांट का जो थॉर्न होता है, जो कांटा होता है, और जो टेंड्रिल होता है, हाँ ये आपका स्टेम है ककरबीटा प्लांट का। थॉर्न का काम होता है, कांटे का काम है प्रोटेक्शन, और टेंड्रिल का काम है क्लाइंबिंग। लेकिन क्या आपको पता है कि भले ये थॉर्न और टेंड्रिल अलग हैं लेकिन ये दोनों इसी स्टेम से बने हुए हैं, इसी स्टेम के मॉडिफिकेशन हैं। तो हैं तो दोनों स्टेम लेकिन फंक्शन अलग अलग है, बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. तो थॉर्न और टेंड्रिल का क्या लिखा हुआ है? बट बोथ आर स्टेम मॉडिफिकेशन। यही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए। अब एक बात समझिए, इसका तीसरा भी एग्जाम्पल है। इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है? मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल बताता हूं। वर्टिब्रेट्स ब्रेन एंड ब्रेन एंड हार्ट। जो वर्टिब्रेट हैं उनके ब्रेन और हार्ट की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वर्टिब्रेट की ब्रेन और हार्ट की बात करूं, ध्यान दीजिए, तो देखो सेम फंक्शन की कैसे अलग अलग फंक्शन की मैं बात करता हूं। तो जैसे हमारे ब्रेन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है। लेकिन हर किसी की ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है, काम अलग अलग है। हर किसी के दिल में टेक्निकली तो दो ही चैम्बर है, एट्रिया और वेंट्रिकल। लेकिन हर किसी में उस एट्रिया और वेंट्रिकल में और ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। किसी में लेफ्ट, किसी में राइट, किसी में प्योर ब्लड, किसी में इम्प्योर ब्लड, कईयों में तो सब एक ही जैसा ब्लड। तो हर किसी में हार्ट में एनाटॉमी सेम है, एट्रिया वेंट्रिकल, लेकिन फंक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है। ब्रेन में पार्ट सेम है लेकिन फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है। तुम्हारी तरह बंदर थोड़ी ना सोचता है, तुम्हारी तरह मछली थोड़ी ना सोचता है। क्लियर है ये बात? Yes. तो दिस इज होमोलोगस स्ट्रक्चर फॉर यू, दिस इज होमोलोगस ऑर्गन फॉर यू। अब बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन पे। क्या है एनालोगस ऑर्गन? लेट मी टेल यू। दूसरे नंबर पे आता है एनालोगस स्ट्रक्चर। फिर से इसको एग्जाम्पल की देखो, ऐसे तो बहुत सारे इनके एग्जाम्पल होते हैं लेकिन हम लोग एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं। और इस होमोलोगस और एनालोगस पे खूब सवाल आया है, खूब। आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो हर साल क्वेश्चन आ ही गया है।
हर साल, हर एक साल पे इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी से आए हुए हैं। तो चलिए एनालॉगस स्ट्रक्चर आपको पढ़ाते हैं। पहले तो एग्जांपल पे हम लोग देखेंगे। एग्जांपल क्या कहता है हमारा? एग्जाम्पल कहता है कि सर एक काम करो, विंग देखो। किसका विंग देखो? तो सर बटरफ्लाई का देख लो। एंड सर बर्ड का देख लो, बर्ड का देख लो सर। तो सर जब आप बर्ड का और बटरफ्लाई का विंग देखोगे तो दोनों के स्ट्रक्चर की बात कर लो सर। आपको पता है सर, बटरफ्लाई कीड़ा है, अर्थ्रोपोडा है, तो ये काइटिनियस है। बर्ड का जो विंग है वो बोनी है। लेकिन सर पंख तो पंख है, दोनों की स्ट्रक्चर, दोनों की एनाटॉमी अलग है, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या क्या है जरा बताइए तो। सेम। क्या है दोनों का फंक्शन? उड़ना। पंख किसी का भी हो बट सेम फंक्शन, फ्लाइंग। एक ही काम है, उड़ना। तो कहता है सर ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एनाटॉमिकली डिफरेंट हो लेकिन उनका फंक्शन सेम हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे। हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर बट हैव सेम फंक्शन। ठीक, बट हैव सेम फंक्शन। इससे हमें क्या पता चलता है? जैसे देखिए क्या पता चलता है। जैसे कोई जानवर जो है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई जानवर जो है उसका ये बोनी था, किसी का काइटिनियस स्ट्रक्चर था। मान लीजिए किसी का कुछ स्ट्रक्चर हो, किसी का कुछ हो, लेकिन वो सब एक जगह पे आ गए और इन सारे स्ट्रक्चर्स का मर्जर हुआ। ये कन्वर्जेंस नहीं नजर आ रहा? आपको नहीं लग रहा है ये सब एक जैसे बन गए हैं? बर्ड का भी पंख उड़ने के लिए, बटरफ्लाई का भी पंख उड़ने के लिए, जबकि स्ट्रक्चरली ये अलग थे। ये कन्वर्जेंस ही तो है, बोलिए तो। यस सर। तो आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या इन सब के पूर्वज सेम थे? इन सब का अलग अलग स्ट्रक्चर है तो पूर्वज सेम था या अलग अलग होगा? अलग अलग। अलग अलग होगा। लेकिन फंक्शनली ये आज एक जैसे हैं। पूर्वज अलग अलग लेकिन काम एक जैसा है। अलग इंडिकेट्स डिफरेंट एंसेस्ट्री। अच्छा, एनालोगस ऑर्गन के और भी स्ट्रक्चर एग्जांपल्स हैं, मैं बताता हूं। ये तो इसका पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। आपको पता है मैमल और ऑक्टोपस का आंख अलग होता है। आपका इन्वर्टेड रेटिना होता है, पीछे मैंने पढ़ाया है, जबकि जो हमारे ऑक्टोपस का रेटिना होता है वो इरेक्ट रेटिना होता है। तो रेटिना चाहे उल्टा हो या सीधा हो, आंख का काम नहीं ना बदल जाएगा, बोलिए तो। नो सर। तो सेम फंक्शन विजन। तो दोनों के आंख में, रेटिना में लेयर्स अलग अलग होते हैं लेकिन फंक्शन तो सेम ही होगा। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसका तीसरा एग्जाम्पल वो है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एंड नॉर्मल पोटैटो, आप जिसको कह लीजिए। तो जो स्वीट पोटैटो है, ध्यान दीजिएगा, वो मॉडिफाइड रूट है, मतलब रूट का मॉडिफिकेशन है। जबकि जो पोटैटो है जो आप घर में खाते हो वो मॉडिफाइड स्टेम है। वो मॉडिफाइड स्टेम है। तो भले एक रूट है एक स्टेम है लेकिन फंक्शन तो नहीं बदल जाएगा। दोनों का फंक्शन ये है कि वो स्टोरेज करते हैं, बताइए तो। यस सर। ठीक, आगे आते हैं। अगला है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन जो है वो बर्ड में आती है और डॉल्फिन मैमल में आती है। तो दोनों के फ्लिपर्स जो हैं वो एनाटॉमिकली अलग अलग होते हैं लेकिन सेम फंक्शन क्या है? तो सेम फंक्शन है कि दोनों तैरने में ही यूज होते हैं, स्विमिंग में ही यूज होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को? नो सर।
ठीक है, चलिए अब 2 मिनट का आपको ब्रेक देते हैं, फिर पढ़ाते हैं। एक बार आप लोग इसको देखिए, 2 मिनट का ब्रेक। चलिए चला जाए आगे, बताइए। देखो आप यस कर सर। क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप चीजों को बाहर से देख रहे हो, आप चीजों को अंदर से देख रहे हो। मतलब मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर रहे हो, एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हो, और तब आप क्या कर रहे हो, लिंक्स ढूंढ रहे हो। क्या हम में कोई संबंध है, बावजूद इसके कि हम अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन हम में संबंध है। बावजूद इसके कि हम एक जैसे दिख रहे हैं, पंख, लेकिन फिर भी हम अलग अलग हैं। यही तो संबंध है कि चिड़िया और बटरफ्लाई एक जैसी नजर आती है पंख के मामले में, लेकिन है अलग। यही एविडेंस हुआ। इसी तरह से आपके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस में, हालांकि एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है, आता है, क्या आता है, लेकिन सवाल पूछे जाते हैं, फेवरेट है, वो आता है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो लेट मी टेल यू वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे किसी पूर्वज में खूब अच्छे से काम करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में उनका कोई काम नहीं रह गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आर रिड्यूस्ड, आर रिड्यूस्ड और नॉन। कल ये चैप्टर, अगले क्लास में ये चैप्टर आपका अप्रोक्स 90% खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे 4 टॉपिक हैं, तो 4 लेक्चर तो लगने ही लगने हैं। मैंने कहा था 4 से 5 लेक्चर में खत्म होगा। आज हमारा दूसरा टॉपिक दूसरे लेक्चर में। जो तीसरा टॉपिक है थ्योरीज, वो बड़ा टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ह्यूमन एवोल्यूशन फिर छोटा है। थ्योरीज में बहुत कुछ है। अभी आपको घोड़े का एवोल्यूशन पढ़ाएंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, उससे क्वेश्चन एम्स पूछा है, नीट पूछा है। तो कई चीजें हैं, कई डायमेंशंस हैं, मैं कड़ियों को जोड़ूंगा एज पर माई कमिटमेंट, तब आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे जाके। फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ से 2.25 लेक्चर लगेगा। आज सेकंड लेक्चर है, इसके बाद 2.25 लेक्चर में, मतलब करीब करीब अगले हफ्ते में ये चैप्टर आपका निपट जाना है। तो आप मान के चलिए कि अगले हफ्ते में ये चैप्टर आपका निपट जाएगा। उसके अगले हफ्ते में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज निपट जाएगा। निपट जाएगा इन द सेंस प्रॉपरली, मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है कि हाँ कहीं पे भी मैंने कटौती कैंची चलाई है, कोई कटौती नहीं। जो आपको जानना चाहिए, जो आपका एनसीईआरटी है, वो मैं सारा पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस महीने तक आपको मैं फ्री कर दूं, क्योंकि बायोटेक पीछे से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, स्ट्रेटेजीज बाकी है, मेरे को पता है, सब ले दे के हम बता रहे हैं कि हालांकि छुट्टियां बहुत है, फिर भी हो ही जाएगा। अप्रैल फर्स्ट वीक तक तो एनी हाउ सिलेबस खत्म होना ही होना है। तो उधर बायोटेक आपका ऑनगोइंग चलते रहेगा। अगर मेरे को लगा कि उधर का बायोटेक स्लो पढ़ रहा है, वैसे नहीं पढ़ेगा, उसका भी अगले लेक्चर में बायोटेक का वो जो पहला चैप्टर है वो फिनिश होने जाएगा। एक लेक्चर में वो करीब करीब 90% खत्म, और उसके दो दो वेडनेसडे में उसके आगे का खत्म हो जाएगा।
are reduced or non-functional in present form but well developed in ancestral forms। तो जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे क्या लिखा है कि जैसे कई ऐसी चीजें हैं जो हम में क्या है, काम नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पूर्वजों में काम कर रही हैं, हमसे पुराने जानवरों में काम कर रहा है। ये क्या बताता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये देखिए, ये हमारा ये जो कान है, तो हम अपने कान को ऐसे नहीं हिला पाते हैं, लेकिन हाथी हिला लेता है। तो हमारे कान के चारों तरफ एक मसल पाया जाता है, ऑरिक्यूलर मसल। ये उनमें डेवलप्ड होता है, हम में वेस्टिजियल है। मैं आपको फिगर दिखाता हूं, फिगर से आपको पता चल जाएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल खूब पूछे जाते हैं, अनडाउटेबली बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल पूछे जाते हैं। हियर वी गॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन एग्जांपल। होल्ड ऑन, मैं जरा इसको क्रॉप कर दूं इस फोटो को आपके लिए, ताकि ये चीज आपको आसानी से बस दिखाई दे। हमारे पास ये ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें हमारी वेस्टिजियल आपको दिखाई दे रही हैं। होल्ड ऑन, मैं इसको जरा थोड़ा सा मूव कर दूं। देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, तुम्हारे आंखों में ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक किनारे में जा चुका है, लेकिन तोतों में, तोता में, मछली में, कई ऐसे जानवर हैं जिनके ऊपर ये पूरी झिल्ली की तरह होता है, पानी वानी में तैरने में मदद करता है। तुम्हारे ऑरिक्यूलर मसल कान के चारों तरफ, तुम्हारा बॉडी हेयर, तुम्हारे शरीर पे अब बाल उतने नहीं आते हैं, लेकिन मैमल्स का तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तुम्हारा तीसरा मोलर, तुम्हारा निपल, सेगमेंटल मसल्स जिसको तुम सिक्स पैक कहते हो, जिसको तुम उभारते हो एक्सरसाइज करके, देखना कंगारू वगैरह में नजर आ जाता है। कॉर्डल वर्टिब्रा, अपेंडिक्स, ये सब तुम्हारे शरीर में वेस्टिजियल है। आप एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, सारे एग्जांपल यही पे हैं। बोलिए, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। ये क्या बताता है कि हमारे आंखों में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं है, लेकिन एम्फीबियंस में ये काम कर रहा है। हम दोनों में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, मतलब हम दोनों का कहीं ना कहीं तो कोई रिश्ता है या नहीं है? बोलिए। Yes, sir. Yes. Yes, हाँ, sir. ठीक ठीक ठीक। तो दिस इज व्हाट द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज टेलिंग यू। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमें पढ़ना है इसका आखिरी पार्ट, दैट इज कनेक्टिंग लिंक। यही पढ़ा के अगले लेक्चर में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ाएंगे। कनेक्टिंग लिंक क्या है? कहता है सर कई ऐसे जानवर हैं जो आज जिंदा हैं, मिसिंग लिंक नहीं, मिसिंग लिंक जिंदा नहीं है। कई ऐसे जानवर हैं सर जो अभी नजर आते हैं और वो दो जानवरों के बीच में स्टैंड करते हैं। जरा बताइए तो, वायरस, सॉरी, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कौन स्टैंड करता है? Virus. वायरस। कहते हो ना कि वो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ता है, कभी लिविंग कभी नॉन लिविंग, बताइए तो। Yes, sir. Yes, sir. तो कनेक्टिंग लिंक, ऐसे जानवर जो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में स्टैंड करते हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। वो कड़ी को जोड़ रहा है, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं पहले नॉन लिविंग था तब लिविंग बना। एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है यूग्लेना, वो प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। मतलब वो बताएगा कि हम सब पहले एक जैसे थे, कहीं एक पॉइंट आया होगा जहां से प्लांट और एनिमल डाइवर्ज कर गए होंगे। एक अगला एग्जाम्पल है, वो है प्रोटो स्पोरेंजिया, प्रोटेरो स्पोरेंजिया, प्रोटेरो प्रोटेरो एस्पोरेंजिया। आपको इसके सारे एग्जाम्पल नहीं याद रखने हैं, कुछ पूछे जाते हैं, वो भी नहीं पूछा जाता है। प्रोटेरो स्पोरेंजिया जो है वो है, ध्यान दीजिएगा, किसके बीच का? तो प्रोटो मतलब प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का, ध्यान रखिएगा। आगे बताते हैं पेरीपेटस। पेरीपेटस की अगर मैं बात बताऊं, एक आधा आपको कनेक्टिंग लिंक पूछा जाता है। पेरीपेटस जो है वो एनालिडा और अर्थ्रोपोडा के बीच का होता है, बिटवीन एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा एक का आप लोग बताइएगा। इसके बाद है नियोप्लाइना। नियोप्लाइना है, नियोप्लाइना किसके बीच का है? एनालिडा और मोलस्का के बीच का, बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप लोगों ने ये एग्जांपल पढ़ा है। बैलन ग्लॉसस किस फाइलम से आता है, जरा बताइए तो।
किस फाइलम से आता है? हेमिकॉर्डेटा से आता है। तो ये कॉर्डेटा और नॉन Yes, कॉर्डेटा sir. के बीच में कड़ी है, लिंकिंग है, कनेक्टिंग लिंक है। पीछे आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. अच्छा, एक ऐसा मैमल जो अंडा देता है, नाम क्या है उसका? प्लेटिपस, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो अंडा देता है तो रेप्टाइल जैसा, लेकिन मैमल है तो किसके बीच का ये कनेक्टिंग लिंक हो गया? बताइए। बहुत अच्छे। तो समझ में आया? एक दो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ऑर्निथोराइंकस, बैलनग्लॉसस, वायरस और यूग्लेना, ये चार तो आप याद रख सकते हो, ये चार तो आप पढ़ते हो डे बाय डे। बताइए। Yes, Yes, sir. sir. ठीक ठीक ठीक। अब एक शब्द है एटाविज्म। एटाविज्म क्या है? देखिए, कई बार आप सुनते होंगे कि कोई ऐसा बच्चा जन्म ले लिया वहां पे जिसका पूंछ है, तो लोग उसको कहते हैं हनुमान जी का अवतार है। कोई ऐसा बच्चा जन्म ले लिया जिसके पूरे बदन पे बाल है। तो अचानक से, अब पूंछ तो हमारे पूर्वजों के पास भी होता था। हम लोग पहले मछली, मछली से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल, और फिर रेप्टाइल से मैमल बना है। मतलब हमारे पूर्वजों के पास पूंछ होता था। और वो पूर्वजों का कैरेक्टर अगर किसी प्रेजेंट फॉर्म में नजर आ जाए अचानक से, इस चीज को एटाविज्म कहते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो पूंछ वाला पैदा ले ले, कोई ऐसा इंसान जिसके पूरे बदन पे बाल हो और वो पैदा ले ले, तो पूर्वजों का कैरेक्टर अचानक से प्रेजेंट फॉर्म में नजर आ जाना कहलाता है एटाविज्म। क्लियर है ये बात? Yes, sir. कोई बच्चा जन्म ले और उसके पास पूंछ हो, ये भी क्या है जरा बताइए तो? क्या है? किसी नए बच्चे में पूंछ का आना एटाविज्म है। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ चुके हैं। बताइए। Yes, sir. इस तरह से आपका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस समाप्त हुआ। हमने एज पर माय कमिटमेंट, मैंने कहा था कि 3 एविडेंस हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो कहाँ गया ये नोट्स, कहाँ गया हमारा? हाँ, 3 एविडेंस पढ़ेंगे। एक तो हमने पढ़ लिया पैलेंटोलॉजिकल, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल। अब हमें पढ़ना है द वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट, जिस पे सवाल पूछे गए हैं हाल फिलहाल में, वो है एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मैं अभी नहीं शुरू करूंगा। ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरा कॉन्सेप्ट है, प्योर कॉन्सेप्ट है। मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड कर देता हूँ। फिर अगली क्लास मेरी थोड़ी ऑफलाइन है, बाग के 1 किलोमीटर दूर दूसरे बिल्डिंग में जाना है। आकाश में ही है लेकिन दूसरे बिल्डिंग में जाना है। फिर ये सारा सेटअप वगैरह बंद करना होता है, और ऑन टाइम हम लोग चल ही रहे हैं। तो अगले लेक्चर में एम्ब्रियोलॉजिकल और थ्योरीज शुरू करेंगे, और अगले लेक्चर में ये चैप्टर आपका करीब करीब 90% समाप्ति की ओर बढ़ेगा। जब तक मैं चैप्टर ना खत्म करूं, कृपया करके एनसीईआरटी हाथ ना लगाएं, वरना आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से इस चैप्टर को तैयार कर रखा है सिस्टमैटिक वे में। हर एनसीईआरटी के लाइंस को मैं कवर करूंगा, लेकिन वही है कि इन्हीं चारों टॉपिक्स में वो अलग अलग तरीके से कवर होंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं बेशक पूछिए, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। सर ये जो आपने ह्यूमन, सर जो ह्यूमन टेल ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आएगा ना ये भी? कौन कौन कौन? सर ह्यूमन टेल। हाँ, ह्यूमन टेल जो है, नहीं, अब तो किसी के पास पूंछ नहीं है ना। दांत है, थर्ड मोलर है, वो है, यस लेकिन सर। किसी काम का नहीं है, वो वेस्टिजियल है। पूंछ है ही नहीं तो वेस्टिजियल कैसे? कॉर्डल वर्टिब्रा, पूंछ नहीं है लेकिन वहां पूंछ की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो जरूर है, वो वेस्टिजियल है। पूंछ नहीं है, पूंछ तो है ही नहीं। पूंछ आ जाना एटाविज्म है। उस रीढ़ की हड्डी में अगर पूंछ भी लग गया तो वो यस एटाविज्म। सर, कोई सर जो बोन है वो बोल रहे हाँ हाँ, बस बस बस, वही चीज वही चीज। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। ठीक है, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई आपके मन में डाउट है, सवाल है, तो बेशक आप पूछिए, मैं बताने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, फिर चलिए। Thank you, ये sir. जो आप हाँ ठीक, बोलिए ये जो बोलिए। सर ये जो आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया सर, इसमें आपने बोला पहले एरा, पीरियड और फिर लास्ट में सर वो देखा इपॉक हमने इपॉक epoch। इपॉक इपॉक। यस पर सर जब हम कैलेंडर में देख रहे थे वहां पर तो सर हम पहले इवेंट उल्टा चल रहे हैं ना वहां पर? नहीं, उल्टा नहीं चल रहे हैं। मैं, हाँ, उल्टा मैंने वो बोला इवेंट की तरह से मैंने बताया, उसको रीड करना सिखाया। ऐसे तुम देखना चाहते हो
तो चलो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम देख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं देखता हूँ किसी पेज में हमारे है या नहीं है, कहाँ है। जैसे मान लो कि तुम्हें देखना है इस कैलेंडर को, तो जैसे मान लो कि तुम्हारा मन है कि तुम देखना चाहते हो कि मीजोजोइक एरा में क्या हुआ। ये रहा मीजोजोइक एरा। अब मीजोजोइक एरा में देखो टोटल 3 पीरियड हैं। कौन कौन से? क्रिटेशियस, ज्यूरासिक और ट्रायसिक। इपॉक कोई नहीं है, देख रहे हो? तो ट्रायसिक 245 साल पहले देख रहे हो, ज्यूरासिक 208 साल, और क्रिटेशियस 144 साल पहले। उसका इवेंट देख लो। तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है? यस सर। ठीक, मैंने इवेंट से तुम्हें उल्टा करके सिखाया, ठीक है? यस सर। ठीक, चलिए, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू ऑल।